गुड मॉर्निंग क्लास 10th। चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके थे। मैंने आपको फाइनेंसिंग सिस्टम का मीनिंग बताया था। फाइनेंसिंग सिस्टम का ये मीनिंग बताया था, फाइनेंसिंग सिस्टम में क्या होता है। फाइनेंसिंग सिस्टम में एक जगह से पैसा दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, कैसे पहुँचाया जाता है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उठाकर किसको दे देता है, जिसको ज़रूरत है उस पैसे की। ठीक है, पर एक इंस्टीट्यूशन है जो ये काम कराता है। ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग सिस्टम क्या होगा, मतलब एक ज़रूरतमंद इंसान तक पैसा पहुंचना, किसके द्वारा पहुंचना, एक जिसके पास सरप्लस पैसा है उससे उठकर दूसरे पर्सन तक पैसा पहुंचना। ये काम करता कौन है, इंस्टीट्यूशन। ऐसे इंस्टीट्यूशन को फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। पार्ट 3 यहाँ तक हो चुका था। ठीक है, मैंने आपको फाइनेंसिंग सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है और मैंने आपको एक लिखवाई भी थी, नहीं लिखाई थी तो आप लोग लिख लीजिए। इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम हाउसहोल्ड टू बिजनेस फर्म्स टू एड इन वेल्थ क्रिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। इट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम हाउसहोल्ड टू बिजनेस फर्म्स टू एड मतलब मदद इन वेल्थ क्रिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। अब हमें इन अ फाइनेंसिंग सिस्टम यहाँ से पढ़ना है। इन अ फाइनेंसिंग सिस्टम द इंस्टीट्यूशन और पब्लिक एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। लिखा है इधर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन और पीपल एक्सचेंजिंग मनी आर कॉल्ड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। दीज इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंटरेस्ट टू अट्रैक्ट द डिपॉजिटर्स इन चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम द पीपल। होता क्या है, जैसे अगर आपके पास पैसा है, आपने अगर इसको बैंक में जमा करा दिया, फिर ये मैं फाइनेंसिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, बैंक आपका पैसा जमा करेगी। आप जितना भी पैसा जमा करोगे उस पर बैंक इंटरेस्ट देगी। ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल 6% इंटरेस्ट दिया साल भर का, ये पैसा बैंक उसको दे देगी जिसको इसकी ज़रूरत है, और उससे कितना इंटरेस्ट लेगी, 8% या 9%। तो वो 2-3% बैंक की कमाई हो जाएगी। जो ये फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ये तो ओनरशिप के बेसिस पे हो गया। कुछ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो ओनरशिप के बेसिस पे नहीं, किन्हीं को बोला जाता है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग। 2 टाइप के फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग। नॉन बैंकिंग को बोलते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं मतलब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या फ़र्क है मैं आपको बता रहा हूँ। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन क्या करता है, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, मतलब बैंक में आप अकाउंट खुलाने जाओगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, पैसे जमा करोगे, पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि पैसे जमा नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वो हमको उधार देते हैं। बैंक हमको उधार भी देता है, पैसे भी जमा करता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ उधार देता है, पैसे जमा नहीं करता। ठीक है, अब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बैंक्स, वो किससे गवर्न होते हैं, RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो NBFC है वो किससे गवर्न होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 और SEBI से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ओनरशिप के बेसिस पे 2 टाइप के फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब वो जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर वो जिसमें प्राइवेट पर्सन्स ने खुद खरीदा है, उसे खरीदा है मतलब ओनरशिप उनकी खुद की है। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे बैंक्स का एग्जांपल दूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस पर। ठीक है, इंडसइंड बैंक ये इस पर प्राइवेट पर्सन्स की ओनरशिप है। ठीक है, ये 2 बैंक मैंने आपको बताया। अब फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बताऊँ, जैसे LIC, ये क्या है, गवर्नमेंट पैसों में डील करता है ये। ठीक है, LIC के हाउसिंग कॉरपोरेशन भी है, मतलब एक अलग सेक्टर है जो हाउस के लिए लोन देता है, तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग। और नॉन बैंकिंग में प्राइवेट बताऊँ तो जैसे आदित्य बिरला फाइनेंसिंग कंपनी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी, ठीक है, मुथूट फाइनेंस, तो ये सब फाइनेंसिंग कंपनी हैं। NBFC हैं ये सब प्राइवेट सेक्टर की। ओके, ओनरशिप ऑफ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इंस्टीट्यूशन आर रन इन अकॉर्डिंग्स विद द बेनिफिट्स ऑफ कॉमन मैन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन 1969 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर ब्रॉट अंडर पब्लिक सेक्टर बाय नेशनलाइजेशन। 1969 में क्या हुआ था,
14 मेजर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। कमर्शियल बैंक्स मतलब वो बैंक्स जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। अब 1969 में क्या हुआ, 14 कमर्शियल बैंक्स, उनका नेशनलाइजेशन हो गया। नेशनलाइजेशन मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण मतलब उसको गवर्नमेंट ने खरीद लिया, प्राइवेट के हाथों में होगी, पर 1969 ने वो 14 बैंक्स को अपने अंडर कर लिया। टुडे along with commercial banks, insurance companies and several non-banking institutions are working under पब्लिक सेक्टर। अभी मैंने बताया, लिखा है यहाँ पे कि आज की डेट में कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया, बैंक्स का भी नाम बताया, इंश्योरेंस कंपनी का भी नाम बताया। LIC एक इंश्योरेंस कंपनी है, कैसी है, पब्लिक सेक्टर। अब इंश्योरेंस कंपनी एक बताऊँ अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो एक HDFC इंश्योरेंस ले सकते हैं, आदित्य बिरला इंश्योरेंस ले सकते हैं, ठीक है। बैंक्स भी मैंने आपको बताया, इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक है, SBI गवर्नमेंट बैंक है। द इंस्टीट्यूशंस विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल और इंस्टीट्यूशंस आर केप्ट अंडर प्राइवेट सेक्टर। मतलब बताया गया है कि जो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट पीपल ओन करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर रखा गया है। जैसे ज़मींदार्स वगैरह आपको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। चिट फंड्स क्या होता है, चिट फंड्स जैसे VC वाला सिस्टम, VC वाला आपने सिस्टम सुना होगा, पापा मम्मी से पूछना, उन्हें पता होगा VC क्या होता है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे रहते हैं, फिर जिसे ज़रूरत होती है वो ले लेता है, उसके बाद फिर वो पैसे कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम ऑफ जमींदार्स हैज़ बीन एबॉलिश्ड थ्रू लॉ। एट प्रेजेंट सेवरल कमर्शियल बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर फंक्शनिंग अंडर प्राइवेट सेक्टर। अभी कुछ क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद ज़मींदार वाला सिस्टम हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पीजेंट्स को बहुत परेशानी होती थी, एक्सप्लॉइटेशन होता था। अब नए जो सिस्टम आ गए हैं फाइनेंसिंग के, बैंक्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनीज, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट पेज, बैंक्स। अंडर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न एज। जनरली बैंक्स आर नोन एज द इंस्टीट्यूशन। देखिए बैंक्स कैसे इंस्टीट्यूशन है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट of people and lend money to the needy people. Today all the major economic activities are done through banks. Along with the exchange of money, construction of credit is also a function of bank. अब बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, लेगा पैसा, जिसको जमा करना है वो बैंक में जाके पैसा जमा कर दे, ठीक है। उसके बाद जिसको लोन चाहिए वो जाके बैंक से पैसा लोन ले ले। तो बैंक क्या करती है, पैसा जमा करती है, लिखा है एक्सेप्ट डिपॉजिट, और नीडी पीपल जिनको ज़रूरत है उनको लोन देती है। अब क्या हुआ, कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के नाम बताए हैं, SBI, इलाहाबाद, कैनरा, बैंक ऑफ इंडिया। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड पूरा नाम है उसका, ठीक है। ये कैसे बैंक्स हैं, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कैसे? क्योंकि वो भी पैसों में डील करता है। इंश्योरेंस मतलब होता है कि एक रिस्क को बचा के रखना। इंश्योरेंस आपने सुना होगा, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। अब मैं दोनों का आपको मीनिंग बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जनरल इंश्योरेंस की पहले बात करते हैं। मान लीजिए आपने बाइक का इंश्योरेंस कराया, आपकी 60,000 की बाइक है, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आप प्रीमियम भरो, ठीक है। प्रीमियम एक खर्चा है, भरना पड़ता है इंश्योरेंस कराने के लिए। आपने साल भर का 1200 रुपये प्रीमियम, 1500 भरा प्रीमियम, ठीक है। एक साल भरा, दूसरे साल भरा, तीसरे साल आपने भरा, मतलब जनवरी में भरना है, जनवरी में भरा, मार्च में आपकी बाइक चोरी हो गई। अब आपकी बाइक चोरी हो गई, आपने सोचिए एक साल भरा, दूसरे साल भरा, फिर तीसरे साल भरा, 1500 करके आपने 4500 भरा, लेकिन आपकी बाइक चोरी हो गई, तो आपको 60,000 की बाइक का रीइंबर्समेंट इंश्योरेंस कंपनी देगी। पूरा कभी भी नहीं देती है, लेकिन हाँ कुछ परसेंट देती है, जैसे 80% या 70% इतना देती है। तो मतलब आपने कम पैसा पे करके इतनी बड़ी रिस्क को सेव कर लिया, ठीक है। ऐसे करके हम स्टॉक का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। और मान लीजिए आपने एक साल इंश्योरेंस कराया है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, आपकी बाइक नहीं घूमी, तो आपका वो जो फर्स्ट ईयर है वो खर्चा मान लिया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी वो आपको वापस नहीं देगी। सेकंड ईयर आपने फिर इंश्योरेंस कराया, बाइक आपकी नहीं घूमी, तो फिर से वो खर्चा। थर्ड ईयर आपने कराया ही नहीं, और मान लीजिए आपकी बाइक घूम गई, तो आपको पैसा, कुछ रिस्क का कवर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको थर्ड ईयर प्रीमियम भरना चाहिए था, आपने नहीं भरा। जिस साल का प्रीमियम भरोगे सिर्फ उसी साल की सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है कि ज़िंदगी, जैसे कोई मर जाए,
क्या इसलिए कराया जाता है, जैसे कोई फैमिली है, अगर एक पर्सन है जिसके बच्चे छोटे हैं, वाइफ है, ठीक है, तो उस केस में उसे ऐसा लगता है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली कैसे चलेगी, तो वो क्या करेगा, लाइफ इंश्योरेंस करा लेगा। लाइफ इंश्योरेंस करा लेगा तो वो प्रीमियम भरेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो एक लमसम अमाउंट उसकी फैमिली को मिलेगा, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस हमने कराया ना, एक टाइप से इन्वेस्टमेंट भी है। अगर कंटिन्यूस LIC का प्रीमियम भरते गए, समझिए 20-20 हज़ार साल का भर रहे हैं, हर साल भर रहे हैं, समझिए 10 साल तक भरा, 10 साल तक 2 लाख भरा, ठीक है। और अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख, ठीक है, 4 लाख मिलेगा। और कुछ नहीं भी होता है ना, जैसे 2 साल में कुछ हो गया, इंश्योरेंस का कवर कितना था, 4 लाख का। अगर कुछ भी होगा, 2 साल आपने प्रीमियम भरा, 20,000, 20,000, 40,000 भर गया, और अगर डेथ हो जाती है तो 4 लाख। नहीं तो आपने 20-20 हज़ार करके 10 साल तक भरा, ठीक है, आपको कुछ नहीं भी होता है ना, तो 10 साल बाद आपको 4 लाख मिलेंगे। बस क्या होता है, जब आपकी डेथ हो जाती है तो आपको पहले ही पैसा मिल जाता है, और इधर पे क्या होता है, 10 साल बाद मैच्योरिटी के बाद मिलता है। बाकी का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।